नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी कार की पिछली सीट बेल्ट की अहमियत पर। बताएंगे लापरवाही कैसे पड़ सकती है भारी। सियासी ढाबे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की समस्याओं पर करेंगे मंथन। तो सोशल अड्डा में करेंगे क्रिसमस और अब न्यू ईयर का जश्न मनाने टूरिस्ट स्पॉट्स पर उमड़ी भीड़ पर चर्चा। और प्रगति मार्ग में बताएंगे कौन चला रहा है मुजफ्फरपुर के एक शमशान में बच्चों का स्कूल। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मंत्री के डांस की भी है। मध्य प्रदेश में तबला बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। दरअसल ग्वालियर किले में एक साथ 1650 तबला वादकों ने तबला बजाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस कार्यक्रम में सीएम और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेता शामिल रहे। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने इस दिन यानी 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित कर दिया। ये रिकॉर्ड तानसेन समारोह के दौरान बनाया गया, जिसमें संगीत विश्वविद्यालय और उससे जुड़े महाविद्यालयों के तबला वादक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और ये कारनामा किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक सैलानी को अपनी एसयूवी नदी में चलाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस गाड़ी का 3500 रुपए का चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पर्यटक ने यह तरीका खोजा और अपनी एसयूवी को चंद्रा नदी में उतार दिया। फिर ये पर्यटक नदी को पार करता हुआ गाड़ी को नदी के दूसरे किनारे तक ले गया। हालांकि इसका वीडियो किसी ने शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली नंबर की इस गाड़ी का चालान काट दिया। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो गोरखपुर में उनकी पोती की जन्मदिन पार्टी का है। इसमें मंत्री संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ डांस करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के लिए बनाया गया मंच ढह गया। दरअसल वहां धान का बकाया बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इसी दौरान अरुण साव के स्वागत के लिए जब मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए तो ये स्टेज ढह गया। इससे साव समेत कई नेता गिर पड़े। हालांकि गनीमत रही कि सभी नेता सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई। यूपी के पीलीभीत में एक बाघ का करीब 12 घंटे तक एक ही दीवार पर घूमने और सोने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि ये बाघ रात में वहां आया था और फिर वहीं गुरुद्वारे की दीवार पर सो गया। फिर सुबह वन विभाग की टीम को वहां बुलाया गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी आसपास जुट गई, लेकिन ये बाघ वहीं दीवार पर घूमता रहा। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। और अब बात अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की, जिससे जुड़ी हर जानकारी और अपडेट हम आपको जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। जीएनटी पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर के अंदर की पहली झलक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अयोध्या के मंदिर के अंदर की है, जो पहली बार सामने आई है। अगले महीने यानी कि जनवरी की 22 तारीख को अयोध्या के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। ऐसे में हम आपको मंदिर के अंदर की भव्य तस्वीरों को दिखा रहे हैं और पहली बार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस भव्य राम मंदिर की। आप देख सकते हैं कैसी नक्काशी की गई है वहां की दीवारों पर, वहां के खंभों पर। किस तरह से ये देखिए, ये जो नक्काशी की गई है ये बेहद खूबसूरत। अक्सर आप देखेंगे राजस्थान में इस तरह की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी और पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कारीगर पहुंचे हुए हैं, जो इस भव्य राम मंदिर को साकार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें पहली बार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जीएनटी के माध्यम से। तो पहली बार आप देख सकते हैं इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को, जहां पर अलग अलग देखिए नक्काशी किस तरह से की गई है, चाहे वो मुख्य द्वार हो या फिर अंदर का कोई हिस्सा। ये देखिए गुंबद का वो हिस्सा जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है
और आज की ये खबर सीट बेल्ट के मामले में होने वाली लापरवाही से जुड़ी है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। सभी वाकिफ है कि गाड़ी चलाने के दौरान सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई टक्कर होती है तो सीट बेल्ट हिफाजत करती है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो एयरबैग भी नहीं खुलेगा। ये जानने समझने के बाद अगली सीटों पर लोग बाग सीट बेल्ट गंभीरता से लगाने लगे हैं, पर अभी भी ज्यादातर लोग पिछली सीट पर सीट बेल्ट की जरूरत महसूस नहीं करते। नोएडा में एक हादसे के दौरान कार में आगे बैठे दोनों लोगों की जान बच गई, लेकिन पिछली सीट पर बैठे शख्स की मौत हो गई क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि सीट बेल्ट के मामले में होने वाली लापरवाही पर हॉर्न बजाया जाए। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना गंभीर था। दिल्ली के पास नोएडा में 3 लोग देर रात में खाना खाने के लिए निकले थे, लेकिन एक मोड़ पर यह तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर और फिर सार्वजनिक शौचालय की छत से टकराई। आगे की सीट पर बैठे लड़के और लड़की की जान बच गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। टक्कर होने पर एयरबैग खुल गया और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे लड़के ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। हादसे में उसकी मौत हो गई। यह हादसा दूसरों के लिए सबक है। ठंड के मौसम में जब धुंध होती है, गाड़ी तेज रफ्तार में चलाना वैसे भी दुर्घटना को न्योता देना है, पर सीट बेल्ट तो हर वक्त हर हाल में जरूरी है। न सिर्फ ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए, बल्कि पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट सुरक्षा कवच है। मुश्किल यह है कि भारत में ज्यादातर लोग पीछे बैठकर सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते। नतीजतन हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। नोएडा के हादसे को देखते हुए जरूरी है कि सीट बेल्ट के मामले में होने वाली लापरवाही के खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कार में आगे और पीछे की दोनों सीटों पर सीट बेल्ट क्यों जरूरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में सड़क हादसे में सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से 16,715 लोगों की जान गई। इनमें आधे लोग यानी 8,331 लोग सहयात्री थे या कार की पिछली सीट पर मौजूद थे। 2021 के आंकड़े के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगाने से 16,397 लोगों की मौत हुई। इनमें 7,959 लोग पीछे की सीट पर मौजूद थे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था। यानी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर खतरा सिर्फ कार में आगे की सीटों पर बैठे लोगों को नहीं है, बल्कि पिछली सीट के यात्रियों के लिए भी खतरा है। बल्कि जानकार मानते हैं कि उनके लिए खतरा ज्यादा बड़ा है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग इस नियम से अनजान हैं। जो जानते हैं वो भी इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं रोकते, न चालान कटता है। इसलिए मान लिया गया है कि पीछे की तरफ लगी सीट बेल्ट गैर जरूरी चीज है। एक एनजीओ लोकल सर्कल के सर्वे में सामने आया है कि 70% भारतीय गाड़ी की पिछली सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें करीब 38% लोगों ने माना कि उन्हें पता नहीं कि ये अनिवार्य है। 24% लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। 27% लोगों को इससे जुड़े कानून की जानकारी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 91% लोगों ने माना कि पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर उन्हें कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये समझना होगा कि सीट बेल्ट बेहद जरूरी है, इसलिए आगे और पीछे दोनों सीटों पर इसकी मौजूदगी है। जानकार मानते हैं कि इस मामले में सरकार को भी अब सख्त रुख दिखाना होगा। सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर और उसके साथ बैठे आगे के पर्सन के लिए नहीं होता है। सीट बेल्ट पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बैठे लोगों के लिए है। जब जब हमने किसी बड़ी हस्ती को इसमें खोया या हमने और कुछ ऐसी खबर सुनी तो बहुत ज्यादा शोर मचा, बड़े सारे ड्राइव्स किए गए, लेकिन फिर उसके बाद हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, एक एनफोर्समेंट सिस्टम बनाना इस चीज के लिए कि हाँ लोग सीट बेल्ट पहने और सीट बेल्ट अवेलेबल हो तरीके से, जो पीछे वाले यूजर्स भी उसे यूज कर सकें और आगे वाले भी। और कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेट हेड्स हैं, उनको इस चीज में आगे आना पड़ेगा। असल में सीट बेल्ट लगे रहने पर ही एयर बैग खुलते हैं, जो हादसे के दौरान गंभीर चोट से बचाते हैं।
जानकार मानते हैं कि अगर पिछली सीट पर बैठे यात्री ने बेल्ट नहीं लगाई है तो वो टक्कर होने पर आगे की सीट से टकरा सकता है। इस हादसे में उसकी जान जा सकती है। बड़ा खतरा ये है कि पीछे बैठा आदमी ड्राइवर या अगली सीट पर बैठे आदमी के साथ डैशबोर्ड या स्टीयरिंग व्हील से टकरा सकता है और इस तरह आगे की सीट पर बैठे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर खिड़की से बाहर जाने की भी आशंका हो सकती है। इसलिए सीट बेल्ट के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तब भी नहीं जब आप गाड़ी की पिछली सीट पर हों। लापरवाही और नियमों की अनदेखी से किसी दिन जान पर बन सकती है। इसलिए पीछे की सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की आदत डालें, दूसरे भी इसकी अहमियत समझें। इसलिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट की अहमियत क्यों है, इसे लेकर सख्ती क्यों जरूरी है, बता रहे हैं सड़क सुरक्षा के जानकार प्रिंस सिंह। अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है कि सीट बेल्ट की जो पीछे बैठते हैं सीट पे वो पहने। लोग समझते हैं कि भाई ड्राइवर ने पहना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम बच जाएंगे। सो इट शुड बी मेड मैंडेटरी दैट अ पर्सन हु सिटिंग नेक्स्ट टू ड्राइवर एंड अ पर्सन हु इज बिहाइंड दे हैव टू वेयर सीट बेल्ट। जब तक हम कड़े कानून तो आ गए, मोटर व्हीकल एक्ट में पेनल्टीज हैं, फाइन है, मगर क्या हम उसको अच्छी तरीके से पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं? क्या उसको पब्लिक मूवमेंट हमने बनाया है? अगर ऐसे बड़े बड़े अगर हम हादसे लेके अगर उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालें या उन पे हाई पेनल्टीज करें या उसको हम पब्लिक शेमिंग करें तो लोगों में जागरूकता आएगी। तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को भी समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक लिमिट में रोल कर सकता है, पुलिस भी अपना लिमिट में कर सकता है। हमें अपनी जान बचानी तो हमें खुद सेफ होना है। यूपी में कांस्टेबल की भर्ती में सभी वर्गों को मिलेगी उम्र सीमा में 3 साल की छूट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश को नया जंगी जहाज INS इम्फाल मिल गया। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना में शामिल किया। इस मौके पर वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मणिपुर के CM N बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ये अरब सागर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नई चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया, जिसमें अमित शाह, JP नड्डा और शुवेंदु अधिकारी समेत 15 सदस्य शामिल हैं। वैसे अपने कोलकाता दौरे में अमित शाह ने शक्तिपीठ कालीघाट मंदिर में पूजा की। इसके अलावा उन्होंने वीर बहादुर बाल दिवस पर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। लेफ्ट नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। CPM महासचिव सीताराम येचुरी को भी इसके लिए न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादास्पद बयान दिया, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने SV पर सवाल उठाए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया और इसे स्वामी प्रसाद का निजी बयान करार दिया। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार को एक और कामयाबी मिली। उन्होंने बिहार में BPSC की परीक्षा में 119वीं रैंक हासिल की, यानी अब वो टीचर बन गए। सुशील यहाँ के मोतिहारी के रहने वाले हैं। वो पहले मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, लेकिन फिर KBC में 5 करोड़ जीतकर सुर्खियों में आ गए थे। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को बड़ी राहत मिली। पेशावर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका दिया और क्रिकेट बैट कर चुनाव चिन्ह PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को लौटा दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने क्रिकेट बैट का चुनाव चिन्ह इमरान की पार्टी से छीन लिया था, लेकिन अब PTI दोबारा इसी चिन्ह के साथ फिर चुनावी मैदान में कूद सकती है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। राज्यों के नेताओं के साथ आलाकमान मंथन कर रहा है, लेकिन समस्या इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर है, जहां अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेंगे। कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। इंडिया का गठबंधन हुआ है तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है।
5 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन है, पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी नदारद है। फॉर्मूला नहीं है ना सही। कांग्रेस ने फिलहाल सीट शेयरिंग की फिलॉसफी तैयार कर ली है। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। नहीं माने बयानबाजी से तो नहीं होगा ना। हम बैठेंगे, बातचीत होगी, ईमानदारी से बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी। जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो बात सुनने में अच्छी है, पर क्या करें, पॉलिटिक्स में फिलॉसफी चल नहीं पाती। इंडिया गठबंधन में ही सीटों को लेकर जो टकराव है, लगता नहीं कि नेताओं के मुंह बंद रहेंगे। रही बात मन बड़ा होने की, तो इसका मतलब है सीटों में कटौती, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं। देखना ये है कि खुद कांग्रेस किस हद तक कुर्बानी देती है। हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हम लड़े। इसीलिए तो हमने कहा है, हमारा नारा भी हमने दिया है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इस जीत के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना है जरूर करेगा। खुले मन वाली कांग्रेस की फिलॉसफी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह। चुनाव के मद्देनजर खड़गे और राहुल राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, कांग्रेस का दावा करीब सभी सीटों पर जीत का है। जाहिर है केजरीवाल की पार्टी से समीकरण बनाना आसान नहीं होगा। प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है। कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग, मेरे को लगता है, हमारे साथ जुड़े। कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। हमारी तरफ से मैं इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी तैयार है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सामने जो मुश्किल पंजाब में है, वही दिल्ली में है। बिहार में भी दो सहयोगी पार्टियों के साथ फॉर्मूला क्या होगा, अभी साफ नहीं। बिहार कांग्रेस ने 8 से 10 सीटों की दावेदारी करके लालू और नीतीश के लिए चुनौती बढ़ा दी है। हम लोग सबकी राय थी कि उसमें 9 सीटें की जगह अगर 8 भी सीट मिल जाए तो कोई बात नहीं, एक आध सीट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलायंस का स्वरूप बना रहना चाहिए। हम इस गठबंधन के निर्माता हैं और बहुत गंभीरता से सभी से कहना चाहते हैं कि सर्वसम्मति से जो चीजें तय हो जाती हैं उस पर सभी को अमल करना चाहिए। बिहार में मसला किसी तरह सुलझ भी गया तो बंगाल में ममता को मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि ममता पहले ही कांग्रेस को पिछले चुनाव की सीटें याद दिला चुकी है। सीपीएम को सीट देने के लिए भी वो आसानी से तैयार नहीं होगी। महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना की नजर 48 में 23 सीटों पर है। सवाल है कि एनसीपी का दावा क्या होगा। ये हर कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता यहाँ ये कहता है कि मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगा, मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, शिवसेना भी लड़ेगी। तो मुझे ये कहना है कि भाई ये इंडिया का जो गठबंधन है, हर एक राज्य में इसका समीकरण अलग अलग है। जो पार्टी जिसके साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है। महाराष्ट्र से ज्यादा उलझन यूपी में है, जहां अखिलेश अपनी शर्तों पर फैसला करना चाहेंगे। आरएलडी आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी को सीटें देने के बाद कांग्रेस के लिए क्या बचेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर कहीं बीएसपी को भी एडजस्ट करना पड़ा तो तय मानिए कि आगे जबरदस्त खींचतान है। इन लोगों का जो पूरा के पूरा ये चिक-चिक किच-किच दिखाई पड़ रही है, ये 24 के चौराहे से 34 के चौक पर पहुंचने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब 24 में इन्हें मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे कोई वैकेंसी है नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी में खुर्राट सवारी बैठ करके और 34 के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि 34 में भी क्या होगा। इस तरह ज्यादातर राज्यों में सहयोगी पार्टियों के साथ सीट के मामले में तनातनी के ही संकेत हैं, और जयराम रमेश हैं कि कह रहे हैं दिल बड़ा करके बंटवारा हो जाएगा। अब कैसे होता है देखिए, 5 दिनों की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है।
तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 230 अंक उछला, ये 71,337 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 92 अंकों पर चढ़ा, ये 21,441 पर बंद हुआ। इसके 41 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 71,471 का आंकड़ा भी छुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े। सोना 250 रुपए महंगा हुआ। अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,750 रुपए हुई। चांदी की कीमत भी 350 रुपए बढ़ी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 79,450 रुपए पर पहुंची। अब मुंबई के लोग भी फ्लाइट से सीधे अयोध्या आ सकेंगे। विमान कंपनी इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो जल्दी ही मुंबई से अयोध्या के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू करेगी। इससे पहले इंडिगो दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट का ऐलान कर चुकी है, जो 30 दिसंबर को पहली बार उड़ान भरेगी। हालांकि ये उद्घाटन उड़ान होगी। इसी दिन अयोध्या में नए बने श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ होगा। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि आम लोगों के लिए दिल्ली से अयोध्या के बीच इंडिगो की उड़ान सेवाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक स्कूल चर्चा में है, क्योंकि ये स्कूल ऐसी जगह पर है जहां जाने में अक्सर लोग हिचकिचाते हैं। दरअसल ये स्कूल मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्ति धाम यानी कि शमशान घाट में बना हुआ है। युवाओं की पहल पर खोले गए इस स्कूल को अपन पाठशाला नाम दिया गया है, जहां आसपास की स्लम बस्तियों यानी कि झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए खुद मुजफ्फरपुर के एएसपी भी आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। 96 श्मशान घाट में स्कूल, न कभी सोचा होगा न देखा होगा आपने। ये तस्वीरें उसी अनूठे स्कूल की हैं, जहां एक ओर चिता की लौ धधक रही है तो वहीं दूसरी ओर बच्चे किताबों से दुनिया को समझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में जहां एक ओर जीवन से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है, वहीं दूसरी ओर जीवन को रोशन करने के लिए शिक्षा की लौ जलाई गई है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे यहीं आसपास की स्लम बस्तियों के हैं, जो पार्थिव शरीर पर पड़े पैसे और फूल फल चुनते हैं। लेकिन एक युवक की पहल से अब इनकी जिंदगी संवर रही है। ये बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और इस नेक काम में एक एक कर लोग जुड़ रहे हैं। अब इन बच्चों को पढ़ाने खुद शहर के एएसपी अवधेश सरोज दीक्षित आते हैं। वो युवाओं की इस पहल की तारीफ भी करते हैं और उसका हिस्सा बनकर खुश भी हैं। हमें एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है हमारे सुमित जी जैसे लोगों को देख करके, जो अपना पिछले इतने सालों से सब कुछ छोड़ छाड़ करके जिन्होंने सोसाइटी के लिए एकदम ठान लिया है कि उनको सोसाइटी के जितने भी डिसएडवांटेजेस लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग ये तो एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए पुलिस ऑफिसर, हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग के पास में कुछ एक्स्ट्रा है वो सोसाइटी को हम लोग दे सकें। तो ये जो अच्छा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग की तरफ से जब तक हम यहाँ पर हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। पेन मिल गया तो पुलिस अंकल को अपने बीच पाकर बच्चे भी खुश हैं। उनके जैसा बनने की चाह रखने लगे हैं। कोई डॉक्टर तो कोई पुलिस अधिकारी बनना चाह रहा है। भले ही इन्हें अभी यहाँ तक पहुँचने के कठिन रास्तों का अंदाजा न हो, लेकिन ये क्या कम है कि वो इन्हें देखकर इनके जैसा बनने का हौसला रखने लगे। क्या बनना है? आईएएस बनना है। क्या कैसा लगता है? अंकल आते हैं पुलिस वाले पढ़ाने। बहुत अच्छा लगता है। क्या बनोगी पढ़ लिख कर? डॉक्टर बनना है। अच्छा, पुलिस अंकल पढ़ाते हैं तो कितना मन लगता है? हाँ। डर नहीं ना लगता है? नहीं। एएसपी अवधेश न सिर्फ इन्हें पढ़ाते हैं बल्कि इनके लिए उपहार भी लाते हैं। इनमें कंपटीशन की भावना जगाने के लिए पुरस्कार भी देते हैं। वो मानते हैं कि पुलिस अगर बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो तो बच्चों को अपराध की ओर बढ़ने से रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे बच्चे जो क्राइम प्रोन जगह से आते हैं या फिर जहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, अगर ऐसे बच्चों को अगर हम लोग पुलिस के थ्रू, अगर कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू अगर हम लोग उन बच्चों से जुड़ सकें, तो अभी जो सोसाइटी में पुलिस और उस तबके के लोगों के बीच में जो गैप है, तो हम लोग की कोशिश वही है कि उस गैप को हम लोग कम कर सकें। और बिहार में भी जगह जगह पे पुलिस ये काम कर भी रही है, तो उसी दिशा में कि हम लोग
मुजफ्फरपुर की अपन पाठशाला आम इंसानों की सोच और कल्पना से परे एक ऐसी हकीकत जो अब मिसाल बन गई है। आसपास काफी स्लम इलाका है जहाँ के बच्चे पढ़ाई से दूर रहते थे, पुलिस देख करके डरते थे और भाग जाते थे। वो बच्चे अब IAS और IPS बनने का सपना देख रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ाने आते हैं। मुजफ्फरपुर के SP टाउन जो IPS अवधेश सरोज दीक्षित हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और मुख्य धारा से जोड़ने की एक बेहतर पहल की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। डीप फेक वीडियो मामले पर सरकार सख्त है। ऐसे वीडियो डालने पर सरकार IT कानूनों के लिहाज से करेगी कड़ी कार्रवाई। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल का लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल YouTube चैनल नरेंद्र मोदी पर उनके 20 मिलियन यानी 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। लिहाजा वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए जिन्होंने ये आंकड़ा छुआ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के चैनल ने 450 करोड़ वीडियो व्यूज पार कर लिए। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना डीपफेक मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम दक्षिण भारत के लिए रवाना हुई है। माना जा रहा है कि वो जल्द इस केस के मुख्य आरोपी तक पहुंच सकती है। पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक इस मामले में सोशल मीडिया ट्रेल के जरिए करीब 6 लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में ज्यादातर वो लोग निकले जिन लोगों ने डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया से हासिल किया था और उसे फिर शेयर किया था। इसलिए पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बटोरे गए प्लास्टिक वेस्ट से 10 बेंच और कुछ रिफ्लेक्टर जैकेट बनाए गए। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मुकाबले को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे थे। इस दौरान मैच खत्म होने के बाद मैदान से 1000 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया था। फिर इस प्लास्टिक वेस्ट से एक NGO ने ये अलग अलग चीजें बना दी। अब ये बेंच और रिफ्लेक्टर जैकेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दी गई। ये जैकेट सफाई कर्मचारियों के काम आएंगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सैलानियों की, जो कि रिकॉर्ड संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नए साल से पहले क्रिसमस पर भी हिमाचल और उत्तराखंड के कई टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ऐसे में कुछ सैलानियों की लापरवाही भी देखने को मिली। वैसे तो इस गाड़ी को गुजरना था लाहौल मनाली के रास्ते से, लेकिन ये गाड़ी गुजरी कुछ इस तरह बहती नदी के बीच से। हुआ यूं कि जो जनाब इस गाड़ी को चला रहे थे वो बड़े अरमान लेकर घर से निकले थे। सोचा था वक्त पर अपनी पसंदीदा जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ों पर पहुंचकर जनाब जाम में ऐसे फंसे कि कुछ घंटों में आपा खो बैठे। फिर क्या था, गाड़ी रास्ते से सीधे नदी में उतार दी, लेकिन उनका ये वीडियो वायरल हो गया और जनाब का अच्छा खासा चालान कट गया। अब जरा ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें अटल टनल के पास की हैं। ड्रोन कैमरे में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का लंबा काफिला यहाँ मौजूद है और कुछ गाड़ियाँ धीरे धीरे रेंगते हुए टनल से गुजर रही हैं। ट्रैफिक का हाल ये है कि लाहौल और स्पीति में ड्रोन से ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है और पुलिस को गाड़ियों के लिए आगे का रास्ता बनाना पड़ रहा है। बर्फ देखने के लिए आए और चूंकि जो बर्फ है वो हमारे लाहौल डिस्ट्रिक्ट में सिस्सू और कोकसर साइड में ही है, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो मनाली सोलंग नाला से क्रॉस करके अटल टनल के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। और कल का फिगर है कि अप्रोक्स 12,000 गाड़ियां आई थी, जिसमें कि अराउंड 65,000 टूरिस्ट थे। और आज का जो डेटा है सुबह से 8 बजे से लेके अभी शाम के 6 बजे तक, तो आज 12,336 गाड़ियां एंटर कर चुकी हैं, प्लस माइनस 200-300 और होगा। और अप्रोक्स जो टूरिस्ट है वो 60 से 70,000 टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ा लीजिए। वैसे तो ये तस्वीरें क्रिसमस से पहले की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अभी नए साल तक मनाली जाने वाली सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ भी पर्यटकों की आवाजाही से ट्रैफिक का पूरा मैनेजमेंट तहस नहस नजर आ रहा है। घंटों घंटों तक लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल के सोलन में भी ट्रैफिक पुलिस के लिए नए साल का जश्न चुनौतियां लेकर आया है। यहाँ पर्यटकों की आवाजाही पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। शिमला और सोलन के बीच पड़ने वाले इस बैरियर से 24 घंटे के दौरान 16,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं।
पुलिस को न केवल ट्रैफिक के प्रेशर से जूझना पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। उस टूरिस्टों से मेरा यही आग्रह है कि अपने आए और स्मूथली, और जो भी पुलिस गाइड बताती है तो नेचुरली उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो कर रही है, उसी के अनुसार कार्य करें। साफ है, कुछ सालों में पहाड़ों पर जिस तरह से ट्रैफिक का बोझ बढ़ा है, उसने कुछ चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। मनाली से मनिंदर अरोड़ा और सोलन से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ और उनके व्यवहार को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। भी जिस तरह की जो तस्वीरें आपने भी देखी हैं कि जो गाड़ियों में जो नदी में लेके जो घूमे हैं, तो क्या सोचते हैं हम उन पर्यटकों के बारे में? यार इसमें तो मैं कहना चाहूंगा, मतलब वो तस्वीरें तो नहीं देखी है, बट जैसे हम सेटन की तरफ जा रहे थे, जगतसुख में जा रहे थे, तो हमने तो जैसे प्राइवेट कार यहाँ से कैब वगैरह करा के गए थे, क्योंकि इन लोगों को पता है रोड पे कैसे चढ़ना है, काफी स्टीप चढ़ाई होती है। बट काफी लोग अपनी खुद की गाड़ियां लेके आ गए थे और उनको चलाना नहीं आ रही थी, तो बेसिकली वहाँ पे पानी था, बर्फ था, फिसलने लग गई थी गाड़ियाँ। अब उनकी गाड़ियाँ ऊपर चढ़ नहीं रही थी, उसकी वजह से पीछे वाला ट्रैफिक भी अटक गया था। तो आई वुड जस्ट से कि मतलब टूरिस्ट को थोड़ा सा सोच समझ के आना चाहिए और चीज़ें करनी चाहिए कि दिस इज़ अ कॉमन प्लेस जिसको अपने को मेंटेन भी करना है और बाकी लोगों को दिक्कतें ना हो, ट्रैफिक में ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से बाकी लोगों को अटक जाए, बसेस मिस हो जाए या कुछ और हो जाए, मिस हो जाए। तो थोड़ा सोच समझ के तो टूरिस्ट को आना चाहिए। बाकी एंजॉय करने के लिए तो यही जगह आओ, कोई मना नहीं कर रहा है, आप बहुत अच्छे से लग रहा है। स्नो वगैरह होता तो और बेटर होता, बट वही है, थोड़ा यू शुड बी केयरफुल। अक्सर जो लोग हैं पहाड़ों का रुख करते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए जहां पर जो लोग हैं नदी के किनारे है वो गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको लगता है ये चीजें करनी चाहिए? जैसा कि हम सबको पता है कि लोग जैसे मौज मस्ती करने जाते हैं पहाड़ों में, वेकेशन है तो सब घूमने जाते हैं, बट एक दायरा होना चाहिए हर चीज़ का भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, प्रशासन के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, तो वो तो किसी भी वे में नेसेसरी नहीं है वो चीज़ करना, उसको अवॉइड करा जा सकता है। आप इंजॉय करने जा रहे हैं, आप इंजॉय करिए, वही होना चाहिए। ऐसा आपको किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जाके अपनी मौज मस्ती ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋਕੇ नहीं बनती है चीज दी। चीन में सर्दी का टूटा 72 साल का रिकॉर्ड। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान में हिंदू डॉक्टर सवीरा प्रकाश आम चुनाव लड़ेंगी। सवीरा वहां ऐसा करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार होंगी। उन्होंने पिछले साल ही एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता भी एक डॉक्टर रहे हैं। सवीरा प्रकाश ने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। ये आम चुनाव फरवरी में होंगे, जिसके लिए सवीरा खैबर पख्तूनख्वा की गुनेर सीट से प्रत्याशी हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से जंग जारी रखने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि इजरायल की जीत तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नेतन्याहू ने बताया कि गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में राहुल ने दिया भारतीय पारी को बड़ा सहारा। 70 रन पर नॉट आउट। पहले दिन भारत ने बनाए 8 विकेट पर 208 रन। तो खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। पहलवान विनेश फोगाट ने भी अपने अवार्ड वापस करने का ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। पिछले दिनों साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की थी, तो बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया था। खेल मंत्रालय से कुश्ती संघ को सस्पेंड करने पर संजय सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निलंबन के बाद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। साथ ही संजय सिंह ने कानूनी सलाह लेने की भी बात कही। उनके मुताबिक वो सरकार से मिलकर अपनी बात रखेंगे। पिछले दिनों हुए चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन फिर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया था। क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने बेटे जोरावर के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी। शिखर धवन ने लिखा कि उन्हें जोरावर को देखे 1 साल हो चुका है और अब उन्हें 3 महीने से सोशल मीडिया पर हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। शिखर और उनकी पत्नी के बीच इसी साल तलाक हो गया था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।